फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे तो इंडिया से पैसे निकाल ही रहे हैं, पर एक सेक्टर है जिसमें वो हर महीने पैसे डाल रहे हैं। सिर्फ मई में ही उन्होंने $700 मिलियन यहाँ इन्वेस्ट किए। और वो डाली भी क्यों ना, पिछले एक साल में इस सेक्टर ने 32.75% रिटर्न दिया है, जब निफ्टी 50 उसी वक्त 5% से गिरा है। हम बात कर रहे हैं माइनिंग और मेटल सेक्टर की। एआई, ईवी, डेटा सेक्टर्स, हाईवेज, होम, यहाँ तक कि हमारी पूरी इकोनॉमी का बैकबोन यही इंडस्ट्री है, पर ये थोड़ी इनविजिबल सी रह जाती है। इसीलिए हम आपको माइनिंग सेक्टर की 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जो इस लॉन्ग टर्म थीम से बेनिफिट कर सकती है। मैं हूं सानिका और शुरू करते हैं फिफ्थ कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस से। पहले तो हम इसकी बात क्यों करें। 2003 में एस्टैब्लिश हुई ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली कंपनी है और देश की पहली लिस्टेड गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी भी। कंपनी का मार्केट कैप रफली 4,300 करोड़ है और शेयर प्राइस 220 के आसपास है। लेकिन पी रेशियो की बात नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग फेज में है, यानी वैल्यूएशन फ्यूचर एग्जीक्यूशन पर बेस्ड है। कंपनी का मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट जौनागिरी गोल्ड माइन है, जहां इनका 27% स्टेक है और प्रोजेक्ट पहले ही प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी फेज में एंटर कर चुका है। दूसरा की प्रोजेक्ट है किर्गिस्तान का एल्टनटोर गोल्ड माइन, जहां अगस्त 2026 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की एक्सपेक्टेशन है। ये प्रोजेक्ट सब्सिडरी के थ्रू है, तो आने वाला रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में डायरेक्टली दिखेगा। पिछले साल कंपनी ने 315 करोड़ रुपए रेज करके पूरा डेट क्लियर कर लिया, जो ग्रोथ के लिए क्लीन बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। गोल्ड के अलावा निकल, कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स पर भी फोकस बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर तो है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 2 टन की है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है। ये इंपोर्ट बिल इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पे मैसिव प्रेशर देता है और इसी गैप को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है डेक्कन गोल्ड माइंस। गोल्ड सेफ हेवन तो है ही, लेकिन ये और इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 सालों से हर साल 1,000 टन गोल्ड खरीद रही है। ये पिछले 10 सालों के एवरेज का लगभग 2 गुना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2026 के सर्वे में भी 45% सेंट्रल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स बढ़ाने की इंटेंशन दिखाई, क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स पर भरोसा ग्लोबली कम ही हो रहा है। आरबीआई के पास भी 880 प्लस टन गोल्ड रिजर्व्स है और फाइनेंशियल ईयर 25 में 100 प्लस टन गोल्ड ओवरसीज से वापस इंडिया लाया गया है। इस कंपनी के रिस्क भी समझ लेते हैं। ग्रोथ स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चैलेंजेस क्लियर है। सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन का है, क्योंकि जौनागिरी का स्केल अप करना और किर्गिस्तान के एल्टनटोर प्रोजेक्ट को टाइमली प्रोडक्शन तक लेके जाना क्रिटिकल है। और अगर अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन या कमिश्निंग में डिले होता है तो रेवेन्यू और कैश फ्लो पे भी पुश हो सकता है। साथ ही माइनिंग बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, जहां नए प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसलिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी को फंडिंग रेज करनी पड़ सकती है, जिससे आगे चलकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डाइल्यूशन का रिस्क भी रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हम इसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सिल्वर प्रोडक्शन की बात आते ही एक ही नाम सामने आता है, हिंदुस्तान जिंक का। ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो आज देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर भी है। हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप लगभग 2.31 लाख करोड़ का है। स्टॉक फिलहाल 546 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका पी रेशियो 16.9 है। इतने बड़ी स्केल के बाद भी वैल्यूएशन में टीन अर्निंग्स मल्टीपल पर है, यानी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेटिंग बिजनेस का ये रिफ्लेक्शन है। फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ईयर रहा है। रेवेन्यू अराउंड 40,800 करोड़ था और नेट प्रॉफिट करीब 13,800 करोड़ रहा। सिल्वर प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड 627 टन तक पहुंची और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रेशियस मेटल्स का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 45% रहा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अप्रोक्सीमेटली 25 से 50 ग्राम सिल्वर यूज होता है, जो ट्रेडिशनल आईसी इंजन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। सोलार पावर भी सिल्वर का एक मेजर डिमांड ड्राइवर बन चुका है। आज हर 1 गीगावाट सोलार पावर कैपेसिटी के लिए लगभग 12 टन सिल्वर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ग्लोबल ईवी अडॉप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन भी इंडस्ट्रियल सिल्वर की डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से आने वाले सीजन में सिल्वर मार्केट में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस और टाइट हो सकता है। कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी जिंक लेड रिजर्व बेस में से एक है,
जिसके साथ 25 साल से ज़्यादा की माइन लाइफ भी है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने अपने मिनरल रिजर्व्स में और एडिशंस किए, जिससे रिसोर्स बेस और मजबूत हो गया। टंगस्टन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और पोटैश में एक्सप्लोरेशन भी शुरू हो चुकी है, जो लॉन्ग टर्म में क्रिटिकल मिनरल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओनरशिप में वेदांता के 61% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 28% शेयर है। रिस्क की बात करें तो जिंक की डिमांड काफी हद तक गैल्वेनाइज स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो इंडिया के लगभग 70% जिंक का कंजम्पशन कर लेती है। अगर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर की डिमांड स्लो पड़ती है, तो उसका सीधा असर जिंक डिमांड और कंपनी की अर्निंग्स पर देखने को मिल सकता है। साथ ही ग्लोबल जिंक और लेड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी भी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। अब थर्ड कंपनी पे आता है, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसी के साथ रिकॉर्ड स्केल पर हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज एक्सपैंड हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स चल रही है और स्मार्ट सिटीज भी डेवलप हो रही है। इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड है स्टील, और स्टील के पीछे है आयरन ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का पूरा वेट अल्टीमेटली आयरन ओर पर डिपेंडेंट है और यही चीज इस सेक्टर को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। 1977 में एस्टैब्लिश हुई लॉयड्स मेटल्स एक रिलेटिवली अननोन स्टील प्लेयर थी। रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब कंपनी को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से सूरजगढ़ एरिया में आयरन ओर माइनिंग का लीज मिला। आज वही कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आयरन ओर प्रोड्यूसर्स में से अपनी जगह बना चुकी है। मैनेजमेंट का फोकस ग्रेजुअली स्टील से माइनिंग पे शिफ्ट हुआ और इस चीज ने कंपनी की एंटायर ट्रैजेक्टरी बदल दी। स्टॉक ऑलरेडी 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लगभग 30 का पीई रेशियो है। मतलब मार्केट ऑलरेडी इस स्टोरी को काफी सीरियसली ले रहा है। फाइनेंशियल ईयर 30 तक 300 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और डोमेस्टिक स्टील कैपेसिटी 220 मिलियन टन की है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 168 मिलियन टन का रहा, तो इस गैप को फिल करने के लिए मैसिव आयरन ओर सप्लाई चाहिए। इंडिया के पास दुनिया के 4th लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स है, लेकिन क्वालिटी और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे काम करना जरूरी है। सूरजगढ़ जैसे हाई ग्रेड रिजर्व्स वाले माइंस यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। कंपनी का सूरजगढ़ माइन इंडिया का लार्जेस्ट नॉन कोल माइन है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 26 मिलियन टन पर एनम है और फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने अराउंड 21.9 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन अचीव कर लिया है। साथ ही 85 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफी कम करती है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद टोटल माइनिंग कैपेसिटी 10 मिलियन टन से बढ़कर 55 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच चुकी है, जिसमें BHQ यानी बैंडेड हेमेटाइट क्वार्ट्ज का प्रोडक्शन भी शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी ने आयरन ओर प्रोडक्शन को 26 मिलियन टन तक ले जाने का टारगेट रखा है। साथ ही पेलेट प्रोडक्शन को 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 8 मिलियन टन और स्पंज आयरन आउटपुट को 484,000 टन से 825,000 टन तक स्केल करने की प्लानिंग है। वायर रॉड मिल के ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी स्टील वैल्यू चेन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाली है। साथ ही DRC में कॉपर और कोबाल्ट एसिड्स के थ्रू क्रिटिकल मिनरल सेगमेंट्स में एंट्री हो चुकी है, जहां लॉन्ग टर्म में 1 लाख टन कॉपर और 20,000 टन कोबाल्ट प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। कंपनी का एक की रिस्क ये है कि 42,000 करोड़ का मैसिव कैपेक्स चल रहा है और इसमें एग्जीक्यूशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट्स डिले हुए या कॉस्ट ओवररन हुआ तो रिटर्न और कैश फ्लोज दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं और पूरी ग्रोथ स्टोरी स्ट्रेच हो सकती है। अब चलते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे। AI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही मेटल पर काफी हद तक डिपेंड करता है और वो है कॉपर। सिर्फ 1 मेगावाट कैपेसिटी वाले डेटा सेंटर में लगभग 26 से 27 टन कॉपर लगता है। इंडिया के डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 2031 तक 13.56 गीगावाट तक पहुंचने का एस्टिमेट है। ये नंबर्स खुद बताते हैं कि कॉपर की डिमांड किस स्केल पर बिल्ड हो सकती है और पूरी AI इंफ्रास्ट्रक्चर चेन में कॉपर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है। 1967 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ हिंदुस्तान कॉपर आज भी 66% गवर्नमेंट ओन्ड है। ये इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग कंपनी है जो माइनिंग, बेनिफिकेशन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग सब एक साथ ही करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में जो कॉपर और माइनिंग लीजेस है वो सब हिंदुस्तान कॉपर के पास ही है, तो ये एक नेचुरल मोनोपोली है। अब ये स्टॉक 490 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
47,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 48 पीई पे है। तो क्लियरली मार्केट को आगे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। इंडिया का पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन अब भी सिर्फ 0.6 किलो है। कंपेयर करो तो ग्लोबल एवरेज 3.2 किलो है। चाइना 8.4 किलो पे है और जर्मनी 13.6 किलो तक पहुंच चुका है। ये गैप दिखाता है कि इंडिया के पास कंजम्पशन बढ़ाने की काफी स्कोप है, स्पेशली विद इंडियाज ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अर्बनाइजेशन। हर ईवी में लगभग 60 से 80 किलो कॉपर लगता है, जो एक पेट्रोल कार के कंपैरिजन में करीब 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, रेलवेज और डेटा सेंटर्स, इन सभी से कॉपर की डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड है। कंपनी के पास इंडिया के टोटल कॉपर रिसोर्स बेस का अप्रोक्सीमेटली 49% एक्सेस है, जो अप्रोक्सीमेटली 777 मिलियन टन रिजर्व्स है। कंपनी अपनी ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 मिलियन टन से 12.2 मिलियन टन पर एनम तक ले जाना चाहती है। कंपनी की एक्सपेंशन पाइपलाइन भी काफी एक्टिव है। केंडारी माइंस 25 साल बाद फिर से ऑपरेशनल हुआ। साथ ही मलंज खंड में 3 मिलियन टन का नया कॉन्सेंट्रेट प्लांट डेवलप हो रहा है और खेतरी एक्सपेंशन भी अपने फाइनल फेज में है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही। रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2,140 करोड़ से बढ़कर 3,150 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होकर 921 करोड़ रहा। हिंदुस्तान कॉपर का एक की रिस्क ये है कि कंपनी डायरेक्टली ग्लोबल कॉपर प्राइसेस पर डिपेंडेंट है और प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते ही प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज वॉलेटाइल हो जाता है। अगर कॉपर प्राइसेस डाउन साइकिल में चले गए तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है और पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है। अब फाइनली देखते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोल इंडिया। सबको लगता है कि इंडिया की एनर्जी स्टोरी अब सिर्फ सिल्वर और विंड की है, लेकिन आज अगर इसी टाइम इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम देखो तो लगभग 55% इलेक्ट्रिसिटी अब भी कोल से आ रही है। रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी जरूर बढ़ रही है, लेकिन ग्रिड को 24/7 स्टेबल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी कोल पर ही है और इस पूरी वैल्यू चेन का सबसे बड़ा नाम है कोल इंडिया। नवंबर 1975 में एस्टैब्लिश्ड हुई कोल इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कोल इंडिया का मार्केट कैप लगभग 2.68 लाख करोड़ का है। स्टॉक 435 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका पी रेशियो 8.6 है। कंपनी इंडिया के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर के साथ मार्केट की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनीज में भी शामिल है। कंपनी की प्रेजेंस 8 स्टेट्स में है, जहां इसके 295 ऑपरेशनल माइंस हैं, जिनमें 163 ओपन कास्ट, 121 अंडरग्राउंड और 11 मिक्स्ड माइंस शामिल है। 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ ये दुनिया की सबसे बड़े एम्प्लॉयज में भी शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन ओवरनाइट नहीं होता है। सोलार और विंड की जो जनरेशन होती है वो इंटरमिटेंट है और ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज अब भी इनिशियल स्टेज में ही है। इसलिए इंडिया के पावर मिक्स में बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल आज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये रोल आगे के कुछ सालों तक ऐसे ही रहने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2031 तक अप्रोक्सीमेटली 820 गीगावाट्स तक पहुंचने की एस्टिमेट है, जबकि आज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 500 गीगावाट के आसपास है। इस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने में कोल बेस्ड पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नेटवर्क में कोल इंडिया कंट्री की ऑलमोस्ट 40% प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करती है। कंपनी एक्सपेंशन पर भी कंटिन्यूसली काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रोडक्शन 768 मिलियन टन था और ऑफ टेक करीब 745 मिलियन टन रहा। इस डायरेक्शन में 124 माइनिंग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हो रहे हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 1 बिलियन टन से भी ज्यादा है। साथ ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन, फर्टिलाइजर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नए एरियाज में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। फाइनेंशियल्स में भी बिजनेस का स्केल काफी साफ दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल इनकम लगभग 1.79 लाख करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 35,450 करोड़ से थोड़ा लोअर था। इसके मेजर रीजंस हायर कॉस्ट और सैलरी रिविजन्स रहे, जिसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने मिला। रिस्क की बात करें तो कोल इंडिया का अगला ग्रोथ फेज एग्जीक्यूशन पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। कंपनी एक साथ माइनिंग कैपेसिटी, रेल कनेक्टिविटी, इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन और फर्टिलाइजर्स जैसे नए बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन या कमिश्निंग में किसी भी तरह की देरी ग्रोथ टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सकती है, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आने में ज्यादा वक्त लग सकता है। एक सेकंड के लिए सोचो,
जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें कॉपर है, जिस रोड पे आप ड्राइव करते हो उसमें स्टील है, जिस घर में आप रहते हो उसमें आयरन ओर का कंट्रीब्यूशन है, और जिस ग्रिड से बिजली आती है उसमें कोल का बहुत ज्यादा योगदान है। ये सब चीजें सरफेस पे नहीं दिखती, लेकिन जब ये मिसिंग होती है पूरी दुनिया रुक जाती है। गोल्ड अनसर्टेनिटी का जवाब है, कॉपर एआई और इलेक्ट्रिफिकेशन का फ्यूल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट है, आयरन और इंडिया की बिल्डिंग ड्रीम का रॉ मटेरियल है, और कोल वो रियलिटी है जो अभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन 5 कंपनीज की स्टोरी अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, हर कंपनी की ग्रोथ कमोडिटी साइकिल्स, रिजर्व्स, प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई है। आगे ये फैक्टर्स किस डायरेक्शन में जाते हैं वही इनकी जर्नी को डिफाइन करेगा। ये सेक्टर कभी ट्रेंडिंग नहीं होता, कभी वायरल नहीं होता, लेकिन क्वाइटली कंसिस्टेंटली ये इंडिया की ग्रोथ को ग्राउंड लेवल से पार करता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा कमोडिटी थीम आपको इंडिया के लिए सबसे पावरफुल लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.